मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं आनुवांशिकता क्या होती है। आप सभी जानते हैं आनुवांशिकता के बारे में। जैसे एक बच्चे को उनके माता पिता से मिले सभी गुणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। जैसा हमारा रंग रूप है ना, हमारे बाल के कलर कैसे होंगे है ना, हमारी हाइट कितनी होगी है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करती है। जैसे गुण माता पिता के होते हैं वही गुण जो है बच्चों में आते हैं, यही आनुवांशिकता कहलाती है। यह गुण स्थायी होता है और आप सभी जानते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स होती है। जीन्स ही होते हैं जो माता पिता से संतति में गुणों का वाहक होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आप सभी जानते हैं, जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और इस क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो मेल जर्म सेल होता है वो स्पर्म बोलते हैं उसको, और हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल जर्म सेल को अंडाणु कहा जाता है और इंग्लिश में हम उसको एग बोलते हैं। तो स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और यह जो क्रिया है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि 23 जोड़े के रूप में रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अनुवांशिक विकार, जिसको हेरिडिटरी डिसऑर्डर कहते हैं। तो कुछ अनुवांशिक रोगों के नाम हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है ट्राइसोमी 21 और इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जिस किसी को भी ये बीमारी होती है उसमें जो 21st पेयर है ना, जो 21वें नंबर की गुणसूत्र की कॉपी जो है वो जनरेट हो जाती है। मतलब जो 21वां गुणसूत्र होता है वो डबल हो जाता है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि फिर जो जो भी पर्सन जिसमें ये डिसऑर्डर होती है उसकी आमंड शेप्ड आइज़ हो जाती है, माउथ नोज़ ईयर्स जो है वो स्मॉल होते हैं है ना। तो जो बच्चा है उसका बौद्धिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये होता है हमारा पहला डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिंड्रोम पर जो कि है टर्नर सिंड्रोम। तो यह जो सिंड्रोम है वो केवल महिलाओं में होता है। इसे लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हाइट नहीं बढ़ेगी, प्यूबर्टी लेट आती है। तो ये किस कारण से होता है, हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो एक एक्स गुणसूत्र होता है वो मिसिंग रहता है, इसलिए ये जो है केवल महिलाओं में होती है और इससे भी जो है वो शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो आपको ये दो आनुवांशिक विकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये जनरली एग्ज़ाम में पूछता है कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होते हैं, दोनों दोनों बहन होंगी या भाई बहन होंगे, इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या इंग्लिश नाम जो है वो कंफ्यूजिंग नहीं होता है, हिंदी नाम थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश नाम का यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म और जो एग होता है वो एक ही प्लेसेंटा में मिलते हैं, शक्ल सेम होती है और या तो दोनों बहन बहन होंगे या दोनों भाई भाई होंगे, अर्थात जेंडर समान होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में। तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि दो जुड़वा बच्चे रहते हैं तो कई बार क्या होता है, या तो दोनों बहनें होंगी और सेम शक्ल की होंगी, या तो दोनों भाई होंगे और सेम शक्ल के होंगे। पर एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें दोनों जुड़वा तो होते हैं पर एक भाई होता है एक बहन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। और ये आइडेंटिकल ट्विंस किसको बोलेंगे, या तो दोनों बहनें होंगी या तो दोनों भाई होंगे। तो ये आपको याद रखनी है। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्रेटर्नल ट्विंस। तो ये क्या होते हैं, इसमें स्पर्म और एग अलग अलग प्लेसेंटा में मिलते हैं। तो इसमें क्या होती है, शक्ल अलग अलग होती है, दैट मीन्स जेंडर अलग होंगे, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। तो आपको आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर आपको कुछ लर्निंग संबंधी डिसऑर्डर्स, अधिगम संबंधी विकार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे याद रखना है कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चंस आए तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। कई बार होता है कि जो है चीज़ें हमारे लिए कन्फ्यूजिंग हो जाती है, कितना भी पढ़े रहें फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ऐसे पढ़ें कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको उसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये हम करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद 2 ऑप्शन हमको ऐसे मिलेंगे कि हम उसमें हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो चीज़ों को अब जो भी लिखी हुई आपको मिल रही है, आप ऐसे याद करिए कि आपको वो चीज़ एग्जैक्ट याद आए और आप जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं वो एकदम एग्जैक्ट हो। तो हमारा अधिगम संबंधी विकार का पहला टॉपिक है अफेजिया या डिस्फेजिया। तो इसका मतलब ये जो विकार होता है डिसऑर्डर, इसमें बच्चे को बोलने समझने में समस्या आती है। तो आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में या फिर जैसे भी आप जो भी कहीं से पढ़ रहे होंगे, तो अगर ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नए लगते हैं तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी सारे टॉपिक्स जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो हमारा दूसरा डिसऑर्डर है डिस्मॉर्फिया। इसमें क्या होता है कि शारीरिक बनावट जो है वो सही से नहीं रहती है एक बालक की। तो ऐसे जो विकार होते हैं उसको डिस्मॉर्फिया बोलते हैं। तो मॉर्फिया शारीरिक बनावट में विकृति, तो ऐसे आप उसको याद रखेंगे। फिर है डिस्प्लेक्सिया। तो इसमें बच्चे को गत्यात्मक समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि उसको हाथ हिलाने में, चलने में, है ना, जो भी हमारे बॉडी को हम मोशन में लेके आना चाहते हैं तो उसमें जो समस्या उत्पन्न होगी उसको डिस्प्लेक्सिया बोलेंगे और ये गत्यात्मक समस्या हिंदी में होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी शॉर्ट इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सके। हमारा अगला डिसऑर्डर है डिस्कैलकुलिया। दैट मीन्स हमको कैलकुलेट करने में, गणना करने में बच्चे को समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए इसको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। पांचवा है हमारा डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने संबंधी विकार उत्पन्न होती है ना, इसमें बच्चा को पढ़ने में तकलीफ़ होती है, इसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। और छठवा डिसऑर्डर है हमारा डिस्ग्राफिया, ग्राफ। तो इसमें लिखने संबंधी विकार उत्पन्न होती है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे याद रखें जैसे ग्राफ है ना, हम ग्राफ बनाते हैं तो वो लिखने संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आप ऐसे याद रखिए कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और लास्ट के जो 5th और 6th नंबर के जो अधिगम विकार है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। और दोस्तों मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि अब टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियोस लेके आऊँ। आपके बहुत सारे क्वेरीज़ हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।